वेलकम यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क अस्ती। आजकल एक खबर तमाम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हलकों में बड़ी गर्म है। वो खबर ये कि 45001 ISO का जो स्टैंडर्ड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, इसका एग्ज़ाम पेपर ऑनलाइन कर दिया गया है। CQI इरका UK ने एक नया सिस्टम सारस मुतारफ़ करवाया है। ये सारस कैसे काम करता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने सेक्शंस एग्जाम में आएंगे और क्या क्या नई चेंजेस इस लीड ऑडिटर कोर्स में आई हैं, इन सवालात के जवाब किसी एक जगह पर मिलना मुश्किल है। तो आज हमने कोशिश की है कि आपके लिए ये सारे सवालात के जवाब लेके आएँ और साथ ही साथ एग्ज़ाम के कुछ सवालात जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ISO 45001 2018। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। असल में इसका वजूद अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1926 में ISA नाम का एक इदारा था जो दुनिया के सारे स्टैंडर्ड्स को देखता था। फिर क्या हुआ, 1946 में दोबारा से इसका जन्म इसने ISO की तरह लोगों ने सोचना शुरू किया, लेकिन ये दोबारा से इसका नाम बदलने की जरूरत क्यों पेश आई? जंग अजीम दोम 1942, इसके 1942 में जो ISA जो पहले इदारा पाया जाता था वो डिबैंक कर दिया गया। 1946 में 25 मुल्कों के लोग लंदन में एक इंजीनियरिंग सेंटर में मिले और उन्होंने सोचा हमें एक ऐसा इदारा दोबारा बनाना है जो पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करे। इस तरह फरवरी 1947 को ISO वजूद में आया और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये जान लीजिए कि ये USA की सर्टिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यूज में ये गलती पाई जाती है। ISO UK बेस्ड है और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखती है। आज तक ISO 24,500 नवंबर 2022 के मुताबिक 24,500 स्टैंडर्ड्स इशू कर चुकी है और इन सब में जो टॉप के स्टैंडर्ड हैं वो 3-4 है। ISO 45001 उनमें से एक है। इसके अलावा 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बड़े अहम स्टैंडर्ड है। तो आप यहां देख सकते हैं कि एक पूरी चेन मिलती है। एक OSHAS नाम का स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसको चलाता था वो ऑब्सोलीट हो चुका है मार्च 2021 के बाद से। ट्रांजिशन टाइम 3 साल का दिया गया, मार्च 2018 से मार्च 2021 तक सब कंपनीज को अपने आप को लेके जाना था ISO 45000 में। अब वो टाइम खत्म हो चुका है। अब OSHAS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 18001 बिल्कुल खत्म हो चुका, ऑब्सोलीट हो चुका है। तो जानिए ISO 45001 क्या है, इसका फायदा क्या है। इस तरह का सर्टिफिकेट आप जाती हैसियत में भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल कंटिन्यूअल ग्रोथ के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी सर्टिफिकेट को लिया जा सकता है। इसके चंद फायदे हैं। आप इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पा जाएंगे, पूरी दुनिया में आपकी कंपनी की एक इज्जत बनती है, आपका बहुत सारा प्रॉफिट सेव होगा क्योंकि हादसात रुक जाएंगे और लोग आपकी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे। ISO सर्टिफाइड कंपनीज के बारे में सोचा जाता है कि यहाँ कंपनीज में एक सिस्टम पाया जाता है, सेम प्रोटोकॉल जो पूरी दुनिया में चलते हैं ग्लोबल लेवल पर, सेम प्रैक्टिसेस इस कंपनी में पाई जाती हैं। तो आपका वर्कर टर्नओवर कम हो जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं जो इस कलील वक्त में बताने मुश्किल हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर मानों में अच्छे तरीके से चलाने के लिए ISO बड़ा नागुज़ीर हो चुका है। अब अगर आप इस इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि नया सिस्टम इस साल के जून से लागू हो चुका, ऑनलाइन सिस्टम, पुराना सिस्टम खत्म हो गया। इम्तिहान का इरका का नया सिस्टम थोड़ा सा अजीब है, उसके बारे में कम मालूमात पाई जाती हैं, इसलिए स्टूडेंट बड़े परेशान हैं। लेकिन ये इंतहाई आसान है। इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि इट्स लाइक हॉट केक, पीस ऑफ केक है ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें इम्तिहान से पहले जानिए। ये डेफिनेशन आपको पूरी तरह से अज़बर याद करनी है। क्या जुबानी याद कर लीजिए, ये ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन ये बातें आपको जुबानी याद करनी चाहिए क्योंकि आपको फील्ड में इंटरव्यूज में पूछी जाएंगी। जब आपके पास ओपन बुक का मतलब ये किताब मौजूद होगी, लेकिन ये डेफिनेशंस आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, आदमी पैनिक हो जाता है और फील्ड में भी काम आने वाली हैं। तो इनको अच्छी तरह जान लीजिए कि ऑडिट क्या है। ये एक सिस्टमैटिक है, इंडिपेंडेंट मेथड है और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। इस तरह की बातें कुछ दिमाग में रखिए, ये इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। कंबाइंड ऑडिट और जॉइंट ऑडिट का क्या फर्क है? तो ये सारी ऐसे छोटी छोटी बारीकियां जो लोगों को परेशान करती हैं मैंने इस स्लाइड में डाल दी हैं।
तो आपने इसको पूरी तरह से समझना है और कमेंट्स में अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो जरूर लिखिएगा। इसी तरह कुछ मजीद ऐसी डेफिनेशन जो इम्तिहान में रिपीटेडली आ रही हैं, जैसे प्रॉबिंग क्वेश्चन क्यों किए जाते हैं, ये कुछ एक नई चीज है। प्रॉबिंग क्वेश्चन होते क्या है, इसी तरह डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है, इसी तरह एक बात आती है कि रिकॉर्ड्स को कैसे आपने रिटेन करना है, तो रिटेन का लफ्ज और मेंटेन का लफ्ज इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये सवाल भी बार बार रिपीट होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो ये बातें आप इन स्लाइड 2 स्लाइड्स इसको आप समझ लें कि ये अक्सीर है, ये पूरा एक राज है इम्तिहान को पास करने का। अगर ये आपने पूरी तरह से समझ ली तो आपके लिए 1-2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इम्तिहान में आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। तो बुनियादी बात यहां पर चलेगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऑडिटर कैसा दिखना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे कवानीन हैं। इस तरह आप देखें, यहां मैंने कुछ एक लफ्ज आपके लिए बनाया, डू कैट्स। अगर आप डू कैट्स को ज़हन में रखें तो ऑडिटर के अंदर पाए जाने वाली सारी खसूसियात, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अजबर हो जाएंगी। DOCATES, उसको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, डिसिसिव होना चाहिए, फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए, मामला फहमी होनी चाहिए। इसी तरह ओपन माइंडेड, हर चीज को वेलकम करे, वो कहीं भी तंग नजरी से ऑडिट ना करे, क्योंकि ऑडिट का मकसद फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग है। हमने हकीकत जाननी है, बजाय ये कि हम वहां गलतियां निकाले नहीं। और ना ही हम मशवरा देना, हम कंसल्टेंसी नहीं करने जाते। जब आप ऑडिटर जाएंगे तो आपको हकीकत देखनी है कि किस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। फिर कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए ऑडिटर को, रिस्पेक्ट करनी है कल्चर की। इसी तरह कोलैबोरेटिव, एक्टिंग विद फोर्टिट्यूड, आपको मजबूत असाब का मालिक होना चाहिए। कभी कभी बहुत सारे मुश्किल पेश आ सकते हैं, मुश्किल हालात आपके सामने आ सकते हैं, तो ऑडिटर को बड़े दिल से ऑडिट करना पड़ता है। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं इस चीजों को समझने के बाद आपके लिए ऑडिट करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर देखिए 7 प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटर के बनने के लिए। ऑडिट करने के 7 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो ऑडिटर को ज़हन में रखने पड़ते हैं, और साफ अपनी जगह, लेकिन साथी हैसियत से हट के कुछ ISO के बनाए हुए कवानीन हैं, जो कि ISO 19011/2018 एक गाइड है, उसके अंदर लिखे हुए। इनको भी जान लीजिए। मैंने एक लफ्ज बनाया आपके लिए, साइड FIR, CIDE FIR। अगर आप देखें, कॉन्फिडेंशियलिटी, चीजों को राजधानी में रखना है, राज अफशा नहीं करना कंपनीज का। जब तक कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना हो, आप अपने क्लाइंट का कोई भी ऐसा कोई हादसा, कोई मालूमात जो आपने ऑडिट के दौरान इकट्ठी की, कोई एविडेंस लिया, उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसी तरह इंटेग्रिटी, अपनी इंटेग्रिटी, कंपनी की इंटेग्रिटी, आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी की इंटेग्रिटी को आपने मेंटेन रखना है। फिर ड्यू प्रोफेशनलिज्म, आपने पूरी तरह से प्रोफेशनल होने का सबूत देना है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच, और सबसे अहम बात रिस्क बेस्ड अप्रोच। आपको रिस्क को ध्यान में रखना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, फाइंडिंग लिखने से पहले, करेक्टिव एक्शन लिखने से पहले, नॉन कन्फॉर्मेंस निकालने से पहले आपको रिस्क बेस्ड अप्रोच के बारे में सोचना। एक बात यहां जानिए कि ये उशाद से किस तरह मुख्तलिफ है ISO। इसकी खूबसूरती यह है कि ये प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है। प्रोसेस बेस्ड उशाद और पुराने स्टैंडर्ड्स वो प्रोसीजर बेस्ड थे, ये प्रोसेस पे बेस करता है। ये आपको पूरी आजादी देता है कि आप किस तरह अपना सिस्टम बनाए। ये सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देता है, उसके अंदर आपको फिट इन होना है। इसी तरह ISO के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि ISO के ऑडिट की कितनी टाइप्स हैं। तो 3 टाइप का ISO ऑडिट हो सकता है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। और बड़े कैनवस पे देखें तो एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल ऑडिट है, जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट है, ये अपनी कंपनी का अपने लोग ही ऑडिट करेंगे। तो इंटरनल ऑडिट एक क्लॉज है 9.2, इस क्लॉज के अंदर पूरे गाइडेंस दी हुई है किस तरह आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल ऑडिट सप्लायर का हो सकता है, जिसको सेकंड पार्टी ऑडिट कहते हैं। और थर्ड पार्टी को बुला के अपनी कंपनी का ऑडिट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी ऑडिट। और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और इसके नतीजे में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। एक गोल्डन रूल, बल्कि 2 गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर कर दूं। डोंट ट्रस्ट इन पीपल बट ट्रस्ट इन एविडेंस। हमेशा सबूतों पर इंहिसार करें, लोगों की बात पर न जाएं। उसको सुने, लिखे, रिकॉर्ड करें, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पे। अगर कोई बोलता है या तो उसे रिकॉर्ड करें, इंटरव्यू है तो उसको रिकॉर्ड करें, फिर उसकी अहमियत है। वर्बल बातों पे यकीन ना करें। दूसरा कानून, सुनहरी कानून क्या है कि कभी भी एविडेंस पे भी पूरा यकीन ना करें अगर वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, अगर वो वेरीफाइएबल नहीं, उसका कुछ ना कुछ आपको उसका वेरिफिकेशन मिले तभी उसका मजा है। तो ऑडिट के ये कानून याद रखिए। टाइम की किल्लत की वजह से मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ा है। ऑडिट प्रोसेस 4
स्टेप्स हैं जो ऑडिट के दौरान अपनाए जाते हैं। ऑडिट प्लानिंग और प्रिपरेशन का एक लेवल है, ऑडिट एग्जीक्यूशन, साइट पे जाके इम्प्लीमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिट होगा उसके लिए साइट पे जाएंगे आप। फिर रिपोर्ट राइटिंग होगी, टीम लीड या लीड ऑडिटर इसको लिखेगा और उसके बाद फॉलो अप किया जाएगा अगर करेक्टिव एक्शन प्लान चाहिए। ग्रेडिंग, 3 तरह की ग्रेडिंग की जाएगी। जो चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे ऑडिटर उसको 3 लेवल में लिख सकता है। नॉन कन्फॉर्मेंस, एक ऐसी नॉन कन्फॉर्मेंस जो मेजर लेवल की है, बड़ी है, जिसके नतीजे में पूरी सर्टिफिकेशन कैंसिल की जा सकती है। माइनर लेवल की हो सकती है नॉन कन्फॉर्मेंस, और कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन, अच्छी ऑब्जर्वेशन या कोई अपॉर्चुनिटी या इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी आप देखें, वो भी हाईलाइट की जा सकती है। इसके साथ कुछ एवेल्युएशन के मेथड्स हैं जिनको आपने याद रखना है। पेज नंबर 33 पे अगर आप जाएंगे 19011 गाइड पे, तो आपको ये पूरी वजाहत से मिलेगा कि 5-6 ऐसे तरीके हैं जो आप लगा सकते हैं। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स है, फीडबैक ले सकते हैं, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, पोस्ट ऑडिट रिव्यूज। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप बुरे कार लाएंगे एक ऑडिट करते हुए। कुछ लोग अभी तक ये भी नहीं जानते कि अगर आपने ISO सर्टिफिकेशन लेनी है तो कौन से ऐसे मराहल हैं जिनसे गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेशन बॉडी को रिक्वेस्ट भेजनी है, उसको एंगेज करना है, उसके साथ एक ऑफर साइन करनी है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक। उसके बाद गैप एनालिसिस वो कंपनी आपके लिए आके करेगी। गैप एनालिसिस के बाद स्टेज 1 ऑडिट चलेगा, जो कि स्टेप नंबर 3 है। स्टेज 1 ऑडिट, जिसको डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट भी बोलते हैं, इसमें आपकी कंपनी के सारे प्रोसीजर्स देखे जाएंगे कि क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या अकॉर्डिंग टू 45,001 है। एक ऑडिट क्राइटेरिया के साथ आपका स्कोप चेक किया जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 ऑडिट होगा, जो कि इंप्लीमेंटेशन ऑडिट है। साइट पर जाएंगे ऑडिटर्स और देखेंगे कि क्या चीजें वैसी हैं जैसी डॉक्यूमेंट्स में बताई गई थी। इसके बाद रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट को क्लोजिंग मीटिंग में दिया जाएगा, पेश किया जाएगा आपकी मैनेजमेंट के सामने, और इसके नतीजे में सर्टिफिकेशन का फैसला किया जाएगा। सर्टिफिकेशन मिलेगी या भी कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो ये सर्टिफिकेशन कितनी वैलिड रहेगी? 3 साल। फिर एक साइकिल चलेगा, हर साल के बाद एक सर्वेलेंस ऑडिट होगा। सर्वेलेंस ऑडिट पहले साल के बाद, फिर सर्वेलेंस ऑडिट 2 दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद सर्वेलेंस ऑडिट नहीं होगा बल्कि रीसर्टिफिकेशन ऑडिट होगा। तो एक दोबारा से सर्टिफिकेशन को रिन्यू किया जाएगा। इस रीसर्टिफिकेशन में हो सकता है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चेक ना किया जाए, कुछ खास एरियाज स्कोप के अंदर से चूज किए जाए। अब स्टूडेंट्स के लिए एक और मुश्किल यह है कि स्टैंडर्ड को कैसे याद किया जाए। तो आपके लिए एक कस्तूरी, एक फक्की ये है कि आप सेंट क्लिप सोपी याद रख लें, SNTCLPSOPI। ये एक हाई लेवल स्ट्रक्चर है। इसको याद रखेंगे तो आपको ISO के सारे स्टैंडर्ड्स में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सब में सेम है। पहली 3 क्लॉजेज SNT, इनको हम इंफॉर्मेटरी क्लॉजेज कहते हैं, ये सिर्फ मालूमात के लिए। इनको याद ना भी रखें तो गुजारा चलेगा। लेकिन CLP, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो क्लॉज नंबर 4 है, बड़ी अहम है। फिर लीडरशिप की क्लॉज नंबर 5, जिसमें हम पॉलिसी की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेटिंग की बात करेंगे। बड़ी ही अहम क्लॉज है क्लॉज नंबर 5। फिर P से प्लानिंग की बात, प्लानिंग अच्छी होगी तो सारे काम ठीक रहेंगे। इसमें प्लानिंग की सब क्लॉजेज 6.1 और 6.2 है, इसके बारे में हम जानेंगे। बल्कि हम 6.2 में ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। 6.2 ऑब्जेक्टिव सेटिंग की क्लॉज बड़ी है। जो लीडरशिप की 5.3 क्लॉज, इसमें आपकी JDs, आपके रोल्स असाइन करेगी टॉप मैनेजमेंट। ये प्लानिंग की जो फेज है ये बड़ी अहम है। फिर S से सपोर्ट, आपको सपोर्ट चाहिए पूरा सिस्टम चलाने के लिए, तो इसमें मुख्तलिफ तरह की सपोर्ट देखी जाएगी। रिसोर्सेज किस तरह के आपको चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए, अवेयरनेस की कोई मालूमात चाहिए, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्रोटोकॉल चाहिए। तो ये सारी बातें हम 7वें नंबर की क्लॉज में देखते हैं। फिर O से ऑपरेशंस, आपको इंप्लीमेंट करना है, कंट्रोल लगाने हैं, ऑप्सकॉन ऑपरेशनल कंट्रोल लगाने हैं। और यहां पर ही ऑपरेशन के अंदर हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। फिर P, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, 9 नंबर क्लॉज, इंटरनल ऑडिट यहां आएगा। हम चेक करेंगे आपके पूरा एनालिसिस, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, आपके सारे एवेल्युएशन के प्रोटोकॉल यहां चेक होंगे। और आखिर में I, इंप्रूवमेंट, आपके पास क्या करेक्टिव एक्शन लेने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या क्या चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो ये सिस्टम एक पूरा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के गिर्द घूमता है। अब हम थोड़ा मुतवज्जे होते हैं नए सिस्टम के बारे में। पुराना सिस्टम एग्जाम का खत्म हो चुका। यहां आप देखें 90 नंबर का एग्जाम आता था, आपको 63 लेने पड़ते थे। हर एक 4 किस्म के सेक्शंस थे, हर सेक्शन में आपको 50% एग्जाम लेने पड़ते थे, आपको नंबर लेने पड़ते थे। और ये ओपन बुक एग्जाम था और टाइम था 120 घंटे, 2 घंटे का एग्जाम था और आपको लिखना पड़ता था। अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका इस साल के जून से।
इरका की नई गाइडलाइंस CQI और इरका की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपको नया पैटर्न एक सॉफ्टवेयर SARAS इस सॉफ्टवेयर के तहत आपको एक एग्जाम लेना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आपको कैमरे के आगे बैठ के ये एग्जाम देना है और ये ओपन बुक है, इसके अंदर आप हर चीज सामने रख सकते हैं, अपने हैंड रिटन नोट से लेके ISO के सारे स्टैंडर्ड। और अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो आप डिक्शनरी ला के 30 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक ईमेल करनी पड़ेगी, प्री अप्रूवल चाहिए, तो 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। टोटल टाइम 1 घंटा 45 मिनट है, लेकिन अगर आप 30 मिनट लेने में कामयाब हो तो 2 घंटे 15 मिनट आपको मिल जाएंगे। अब 4 सेक्शन की बजाय 5 सेक्शन है। पहले 3 सेक्शन 6 MCQs बेस्ड है। अगर आप यहाँ आइडियल टाइम भी आपको बताया गया है, 10-10 मिनट अगर आप हर सेक्शन में लगाएं तो ये एक आइडियल टाइम है। फिर 45 मिनट अगर आप लगाएं सेक्शन नंबर 4 में, यहाँ 16 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे आपको। ये थोड़े क्वेश्चन पढ़ने में भी लंबे हैं तो यहाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लगाएं। इस तरह आखिरी सेक्शन में 12 क्वेश्चन हैं जो ज्यादातर सिनेरियोज होंगे और यहाँ 30 मिनट। और ये सारा आइडियल टाइम लगाने के बावजूद आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा है अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं है। तो सोच लीजिए कि ये टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जो कि मार्केट में बोला जा रहा है कि जी टाइम बहुत कम है। टाइम काफी है अगर आप तरीके से चले तो। अब हम और एक इसमें और अच्छी बात यह कि 10 मिनट की ब्रेक भी आपको मिलेगी जो काउंट नहीं होगी टाइम में। तो ब्रेक लेने का तरीका भी लोगों को नहीं आता। अब ये सारी बातें आगे मैं आपसे शेयर करता हूं। आपको इस तरह की एक ईमेल आएगी जब आप किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर होंगे। इस तरह की एक ईमेल आपको CQI IRCA इरका की तरफ से आएगी। इसमें आपको एक लॉगिन लिंक आएगा, आपको लॉगिन अकाउंट मिलेगा और साथ पासवर्ड आएगा। इसको किसी के साथ शेयर ना कीजिए, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आप 5 दिन का कोर्स लेंगे, 40 घंटे का, 8 घंटे पर डे। कोशिश कीजिए इरका का कोर्स लीजिए। मार्केट में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड कोर्स CQI इरका का है। बाकी कोर्सेज कुछ एकेडमीज अपने सर्टिफिकेट्स दे रही हैं जिनकी रिकॉग्निशन बहुत कम है। आपको एक ऐसा सिस्टम लेना है एग्जाम के लिए, अपना PC अपना लैपटॉप ऐसा चूज करना है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हों, कैमरा लगा हो, आवाज का स्पीकर मौजूद हो, और अगर पॉपअप ब्लॉकर लगा है तो आपने उसको डिसेबल करना है। और ये पूरा इंटरफेस जब आप एग्जाम लेंगे आपको एक सैंपल आएगा, आपको पूरी प्रैक्टिस के लिए कोई 24 क्वेश्चन भेजे जाएंगे। आप जब वो सॉल्व करेंगे तो काफी आइडिया आपको मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें अनक्लियर रह जाती हैं जो आज क्लियर हो जाएंगी। तो अगर इस तरह का क्रॉस एग्जाम के वक्त आपको दिखे तो इसको टिक होना चाहिए। आपने अगर आपका पॉपअप ब्लॉकर आपने अनेबल किया है तो इसको डिसेबल कर लीजिए। इस तरह स्पीकर हर चीज काम कर इजी प्रॉक्टर के थ्रू वो एक इंटरफेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका सिस्टम चेक करेगा। अब आप अपने साथ एक आईडी लेके आएंगे जो पासपोर्ट हो सकता है, इकामा हो सकता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। उसकी फोटो बनाएगा सिस्टम। इस तरह का एक ब्लॉक नजर आएगा रेड कलर का, इसके अंदर आपने अपनी फोटो खींचनी। नीचे कैप्चर का एक बटन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट करें। और अपनी अलग से भी एक फोटो वो आपसे दूसरी विंडो में आपकी फोटो लेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो, कोशिश करें अपना चेहरा थोड़ा आगे लाएं और ये फोटो क्लियर हो तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैच किया जाएगा बाद में। इस तरह का एक इंटरफेस सामने आएगा 40 क्वेश्चन का, 2 घंटे 15 मिनट अगर आपने ये टाइम ले चुके हैं और आपको ये एग्जाम एक गो में लेना है। लेकिन अगर आप अभी तक आपने लॉगिन करके इसको स्टार्ट एग्जाम नहीं दबाया तो फिर आपके पास 30 दिन का टाइम है ये इम्तिहान लेने के लिए। लेकिन एक दफा अगर आप बैठ गए तो आपको 2 घंटे 15 मिनट या 1 घंटा 45 मिनट में पूरा एग्जाम पास करके जाना है। अब आइडेंटिटी अपनी देखने के बाद आप आगे आएंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा और ये विंडो आपको हर सेक्शन के खत्म होने के बाद नजर आएगी। आपने इसको यस करना है ताकि आप अगली विंडो में जा सके। यहाँ एक बात देखिए, यहाँ लिखा है नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन फॉर अ ब्रेक। ब्रेक आपको 10 मिनट की मिलेगी, 2 घंटे 15 मिनट के अंदर एक्स्ट्रा। तो इस ब्रेक के दौरान आपके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। ब्रेक 10 मिनट के अंदर अंदर आपको वापस आना है। तो कोशिश करिए जब आप ब्रेक के लिए जाएं, आपने कोई चाय पानी पीना है, टॉयलेट जाना है, तो इस टाइम के अंदर जल्दी जाएं और वापस आ जाएं। यहाँ एक प्रोटोकॉल क्या है कि जब आप ब्रेक लेना चाहेंगे तो आपको टेक द ब्रेक नाम का एक बटन है, इसको दबाना है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ से जो ऑप्शन है वो चूज करके लगानी है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, व्हेन ऑडिटिंग द स्कोप ऑफ एनी मैनेजमेंट सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट का अच्छी ऑप्शन लगती है तो इसको आप इधर से उठा के ड्रैग करके यहाँ डालेंगे, उसके बाद आप इस बटन को दबाइए। अब नेक्स्ट वाला बटन आप नहीं दबाएंगे, ये याद रखिए। फिर आपने जब टेक द ब्रेक लिया आपका एक टाइमर ऑन हो जाएगा, काउंटडाउन चलेगा 10 मिनट के लिए। तो आप अपने आप को दोबारा से इजी करें, थकावट है, बैठे हैं, थक गए हैं, उठें और अपने पानी पिएं,
चाय लेके आए और 10 मिनट की ब्रेक, वापस आके नेक्स्ट का बटन दबा दें। अब आपको दूसरी ब्रेक नहीं मिलेगी। अब जब आप पूरी असेसमेंट कर लेंगे 5 सेक्शन, तो आखिर में इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा जिसके अंदर आपको सबमिशन का बटन मिलेगा। सामने एक बात याद रखें कि नेक्स्ट के लिए 2 बटन होंगे, एक बटन ऊपर क्वेश्चन के साथ चलेगा और एक बटन नीचे एक्स्ट्रा नेक्स्ट का, और सबमिट का बटन एक नीचे भी आता होगा। नीचे वाला बटन नेक्स्ट का ना दबाइए, एक दफा क्वेश्चन गुजर गया तो दोबारा आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरी आपके लिए आपको यही एडवाइस होगी कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। हर क्वेश्चन में आपको 40% एग्जाम पास करना है। पहले 50% था, अभी आपके लिए और आसानी है। 40% पासिंग क्राइटेरिया हर सेक्शन में, तो मुश्किल नहीं है। हर सेक्शन को दिल से हल करें, टाइम बहुत ज्यादा है। सिर्फ पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे, फाइनल इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। आपने एक सर्वे सॉल्व करना है, ये एक सर्वे है। इस बटन पे आप जाएंगे और इस सर्वे को सॉल्व करेंगे। 5 से 6 सवाल आपके सामने आएंगे, आपने उनका जवाब देना है कि कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। क्योंकि ये नया सिस्टम है, CQI इरका इसके बारे में थोड़ा और लोगों का फीडबैक लेना चाहता है। इसके बाद आप ये विंडो क्लोज करेंगे तो मैसेज आएगा नो पेंडिंग असाइनमेंट्स, तो आपका काम हो चुका। अब एग्जाम की तरफ चलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह का मिजाज होगा। लोग अभी तक परेशान हैं। 5 सेक्शंस, 5वें सेक्शन में क्या है, क्योंकि जो आपको प्रैक्टिस वाला एग्जाम भी आएगा उसमें भी 4 सेक्शन होंगे। तो आज मैं आपके साथ पूरा खोल के इसको बयान करना चाहता हूं। टाइम की किल्लत की वजह से थोड़ा जल्दी में और पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, हाई लेवल स्ट्रक्चर HLS, ये तो आपको असबर होना चाहिए। और ये प्लान डू चेक एक्ट, ये PDCA साइकिल की बुनियाद पे बनाया गया साइकिल है। तो आपने सेंट क्लिप सोपी को पहले याद कर लिया, तो अब यहां सेंट क्लिप सोपी को लगा दीजिए। CLP, अगर आप देखें CLP पहले वाली 3 क्लॉजेस आपको प्लान के अंदर लेके जा रही हैं, प्लानिंग की फेज है। स्पोर्ट की क्लॉज और साथ ऑपरेशन की क्लॉज ये डू में आएगा, लोग काम करेंगे। और चेक, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग की क्लॉज है, एनालिसिस एंड एवेल्युएशन की क्लॉज है, इंटरनल ऑडिट की क्लॉज है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की क्लॉज है। तो यहां पर इसको हम P में लेते हैं। और एक्ट, ये इंप्रूवमेंट का चांस है, एक्शन है, आगे हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का वर्ड हमारे लिए की एक खास हैसियत रखता है। तो प्लान डू चेक एक्ट को समझे, 1-2 क्वेश्चन जरूर इसमें से आएंगे कि कौन सी क्लॉज प्लान में आएगी, कौन सी क्लॉज डू में आएगी। तो ये भी एक और तरह से इसकी इंडिकेशन है। प्लानिंग में आपको 3 क्लॉजेज मिली, चौथी, 5वीं और छठी, और 7वीं और 8वीं क्लॉज आपको डू में मिली, और आखिरी एक क्लॉज आपको चेक और एक्ट में मिलती है। अब देखें कुछ स्पेसिमन, कुछ एग्जाम्पल्स जो इम्तिहान में आ चुकी हैं, या इस तरह की मोरल लेस एग्जाम्पल्स इम्तिहान में आएंगी। आप जरा जानिए, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आएंगे, या सीक्वेंसिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन जरूर इम्तिहान में आते हैं। आपने अपने साथ पूरा मटेरियल लेकर बैठना है। आपने ISO 45001 उसको भी साथ रखना है, ISO 45002 भी रखें, जो कि गाइडलाइन है ISO। ये स्टेटमेंट्स गालिबन उधर से उठाई जाती हैं। तो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आप, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है HSL पे, हाई लेवल स्ट्रक्चर पे, HLS पे, तो आपको बड़ा इजी है रेलेवेंट क्लॉज में जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ढूंढना। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो पूरे नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल जाया मत कीजिए। ये कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन पूरा 100% इसी स्टेटमेंट के साथ आया, तो ये भी एक चांस है। कभी कभी कुछ अल्फाज बदले जा सकते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, स्टेटमेंट्स को जरा गौर से पढ़ लेना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की भी आ सकती हैं। ये कुछ गुज़श्ता इम्तिहानात की मिसालें हैं। इस तरह के सवालात आए कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस क्या हो सकता है, एविडेंस, कॉन्फिडेंस, रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ लोगों ने एविडेंस को चूज किया, कुछ ने ऑब्जेक्टिव्स को। थोड़ी सी आप रिसर्च करें या कमेंट्स में पूछें तो हम आपको इसका आइडियल आंसर भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल 5 देखें तो यहां आपको पता चलता है कि इस तरह का सवाल आया कि लीड ऑडिटर का एडिशनल रोल क्या है। तो अगर आप देखेंगे ISO की एक गाइडलाइन है, मैं आपको पहले बता चुका 19011 2018। बेहतरीन, अगर आप उसको थॉरली पढ़ लें तो हर चीज वहां क्लियर होती है। आप उस स्टैंडर्ड को जरूर देखें। 17021 स्टैंडर्ड को भी पढ़ लें, वहां ऑडिटिंग का सारा प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। एडिशनल रोल क्या है आपने यहां से चूज करने हैं। जैसे 4 मांगे हैं तो आपने बेहतरीन 4 उठा लेने हैं। इस तरह एग्जाम्पल 5 में कोई केस दिया जा सकता है, एक ऑडिटर ने कोई रिश्वत ले ली, फेवर ले ली, और उस दौरान जूनियर ऑडिटर ने रिपोर्ट किया लीड ऑडिटर को, तो लीड ऑडिटर कौन सा एक्शन लेगा। तो एक बेस्ट एक्शन भी आपको पता होना चाहिए
तो इस पे थोड़ी प्रैक्टिस की जाती है। जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछिए। फिर कुछ सूटेबल सिलेक्शन के इस तरह की भी मिसालें इम्तिहानात में आई हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम लगाना है, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आती हैं आपके पास, तो इनमें से आपने बेस्ट उठानी है। फिर एक और एग्जाम्पल सिलेक्शन की आती है, सूटेबल सिलेक्शन की, कि ओपनिंग मीटिंग के अंदर कौन सी वो 3 ऐसे क्राइटेरिया जो आपने जरूर फुलफिल करने हैं, तो इनमें से आप चूज कीजिए। फिर 3 ऐसे टॉपिक्स चूज कीजिए जो सेकंड पार्टी ऑडिट के अंदर आप लेके जाएंगे क्लोजिंग मीटिंग में। अब यहाँ 2 कैच हैं, सेकंड ऑडिट जो कि सप्लायर का ऑडिट आप कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिट है, और उसको भी ध्यान में रखिए, और क्लोजिंग मीटिंग के प्रोटोकॉल्स भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ 2 चीजों को चेक किया जा रहा है। तो क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं है कि आप सोचेंगे स्टैंडर्ड को पढ़े बगैर, इसकी 45,002 गाइडलाइन को पढ़े बगैर आप इसको पास करेंगे। इतना आसान मामला नहीं है। मेरी सजेशन यही है, एक तो इस वीडियो को समझें, और दूसरा इन स्टैंडर्ड्स को थॉरोली एक दफा नजर से गुजार लीजिए और किसी सीनियर के साथ या अपने ट्रेनर के साथ इसको डिस्कस कर लीजिए। फिर एक और एग्जाम्पल जो बताई गई स्टूडेंट्स के जरिए, कि ये मिसाल भी इम्तिहान में आई थोड़ी ऊपर नीचे बदलने के साथ, कि लीड ऑडिटर ने देखा कि फायर एक्सटिंक्शन नहीं है और फर्स्ट एड किट भी नहीं मौजूद, और लॉ में लिखा है कि ये मैंडेटरी है, मस्ट है। जब सेफ्टी मैनेजर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर से पूछा गया तो उसने कहा कि रिस्क असेसमेंट में इस चीज को हमने देख लिया है और कोई जरूरत नहीं इन चीजों की, क्योंकि हॉस्पिटल और फायर ब्रिगेड हमारे दरवाजे पे बिल्कुल साथ ही मौजूद हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए जब आप रिपोर्ट बनाएंगे? क्या आप इसको नॉन कन्फॉर्मिस्ट मानेंगे? क्या आप मैनेजर सीनियर लेवल के आदमी की बात को वेटेज देंगे, उसको अहम समझेंगे, या उनके प्रोसीजर पे जो लिखा हुआ है, प्रोसीजर में उन्होंने अपने रिस्क असेसमेंट में इसको डाला है, उसकी बेस पर उनको माफ करेंगे, उसको लिखेंगे कि ये ठीक चल रहा है? तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। और अगर आप इसको नहीं ठीक समझते तो कौन सी क्लॉज ऐसी है जो बेस्ट, पूरी की पूरी बेहतरीन लगती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं? तो यहाँ आपने चूज करना है। आप अपना जवाब लिखिए, थोड़ी सी बहस करते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये ऑडिट एक तरफा अमल नहीं है। ऑडिट एक्सपीरियंस के साथ समझ आने वाली चीज है। एक वीडियो से पूरा ऑडिटिंग समझ नहीं आएगी। तो आइए जरा मिलके इन चीजों को समझते हैं और अपनी वर्क प्लेस को सेफ टू वर्क बनाते हैं। फिर एक और मिसाल आपके सामने कि कौन सी एज फर्स्ट पार्टी ऑडिट, आप इंटरनल ऑडिट, आप इसकी मिसाल अपनी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, कौन सी ऑडिटर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझिए अच्छी तरह। फिर एक और मिसाल है, एक पूरा सिनेरियो दिया गया, स्टेज 1 ऑडिट है जो कि डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट। तो जैसे स्टेज 1, स्टेज 2 ऑडिट की बात हो, अपने आप को उस फ्रेमवर्क में ले जाइए। आपको खुद से सोचना है कि आप उस जगह बैठे हैं, फिर आप अच्छी सिलेक्शन कर पाएंगे जवाब की। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी हैं जो करेक्ट नहीं है। ये सबसे ज्यादा परेशान कुन सवालात होते हैं, जहां आपको ये ढूंढना पड़े कि क्या अच्छा नहीं है। डूज तो सबको पता चलता है, प्रॉस तो सबको पता है, कॉन्स की बात नहीं, डॉन्ट्स की बात नहीं है। तो डॉन्ट्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में भी थोड़ा जानिए। एक आपके लिए बोनस एग्जांपल है जो बार बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में, जो आप खुद सोचिए। पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन इज, क्या मकसद है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने का? तो इसके लिए एक तो क्लॉज ढूंढिए, कहां कहां पर डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाता है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का कहां कहां जिक्र है, रिटेन करने का कहां जिक्र है, और मेंटेन करने की बात कहां है। मेंटेन आपके प्रोसीजर्स होंगे, रिटेन आपके रिकॉर्ड्स होंगे। तो रिकॉर्ड्स को कहां कहां आपने मेंटेन करना है, ये सारी बातें समझ लीजिए और कमेंट्स में आइए, सवाल लिखिए, हम आपको उसके जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले खुद से पढ़िए। तो उम्मीद है आज का ये सेक्शन आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आया होगा। आप जुड़े रहिए आस्कस्ती के साथ, क्योंकि यहाँ पर फ्री लर्निंग फॉर ऑल, हम उम्मीद रखते हैं हर आदमी के पास ये सीखने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और आस्कस्ती पूरी कोशिश करता है कि आप लोगों को फ्री लर्निंग और बेहतरीन एक जगह पर कंपोजिट आपके लिए मेहनत करके एक जगह प्रेजेंटेशन की शक्ल में सारा डाटा एक गो में आपको मिल जाए। 5 दिन का कोर्स लीजिए और ये वीडियो देखिए और नए सिस्टम को समझिए, हम आपको पास होने की गारंटी देते हैं। देखते रहिए आस्कस्ती।